नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण, वोवल क्लासिफिकेशन, एक ही वीडियो में संपूर्ण भागों के साथ। यह वीडियो सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है, जिसमें आप जानेंगे स्वरों के प्रकार और उनके वर्गीकरण, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, सरल और स्पष्ट उदाहरणों के साथ समझ। इस वीडियो का उद्देश्य है स्वरों के वर्गीकरण को 20 से 19 मिनट के अंदर तेजी से सरल भाषा में समझना, ताकि हर विद्यार्थी इसे आसानी से याद कर सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले हिंदी व्याकरण के सभी अध्याय आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग। तो आपको पार्ट वाइज स्वरों के वर्गीकरण बता दिए गए। आज हम लोग इस क्लास में पूरे स्वरों के वर्गीकरण को क्या करते हैं, एक साथ खत्म करते हैं, और जो भी रिवाइज है वो एक साथ कर लेंगे। फेयर कॉपी में कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको इसी में समझा दे। जैसे कि पहला ही चीज है, टॉपिक हमने ले लिया स्वरों का वर्गीकरण। पहला अगर भाग किया जाए तो स्वरों के वर्गीकरण में पहला भाग किया जाता है उच्चारण और मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण और मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वहां पे तीन होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ या संधि, तीसरा पलु। इसको मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं। इसी को बेटा क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये हो गए। आप इसके परिभाषा की बात करें तो जिनमें कम समय लगता है वो हर्ष स्वर कहलाते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जो दीर्घ से भी अपेक्षा 2 गुना समय ले वो क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। अगर हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4, और आर, ई और री। इसी तरह दीर्घ स्वर हो जाते हैं 7 हो जाएंगे, तो 7 4 11। तो बचा क्या, बड़ाऊ, बड़ी, बड़ाऊ और ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पे फलुक्त स्वर यानी कि जिसको दूर दूर से पुकारने में प्रयोग किया जाए उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फलुक्त स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे दूर से किसी को भैया, जैसे रामायण, हम लोग पहले के जमाने में जब रामायण देखा जाता था तो पहले रामायण करो, आज एक भोपाल आया है कि राम मंदिर है, या ऐसे पहले धारावाहिक आता था, रामायण आता था। तो वहां पे लोग शाम को आता था या सुबह शाम को अधिकतर आता था, तो बैठ के आराम से एक टीवी में 10 लोग 20 लोग बैठ के देखते थे। तुम लोगों के जमाने में नहीं होगा, तुम लोग के बड़े बड़े एलईडी आ गए थे, हम लोग के जमाने में एक छोटा सा सादा टीवी होता था, उस जमाने में हम लोग देखते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब रावण सीते, तो जब सुनोगे ना रामायण में, तो वैसा जब पुराना वाला रामायण है तो दूर से पुकारने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसमें किसका उच्चारण है, फलुक्त स्वर का उच्चारण होता था। जैसे कि उस समय ओम नमः शिवाय आ रहा था, ओम, तो ओम का उच्चारण भी किसमें आता है, फलुक्त स्वर में आता है। ठीक है, तो ये हमारा था मात्रा के और उच्चारण के आधार पे। इसी तरीके से आपको चार्ट बना लेना है। चार्ट के बाद तीनों की परिभाषाओं को लिखते हुए, उनकी संख्याओं को लिखते हुए एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। दूसरी टॉपिक में आते हैं जीव के प्रयोग के आधार पे। जीव के प्रयोग के जब आधार पे आते हैं तो 3 भाग हो जाते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। 3 स्वर होते हैं। अग्रस्वर का मतलब होता है जीव का अगला भाग काम करता है, मध्य स्वर का मतलब होता है जीव का मध्य वाला भाग काम करता है, और पार्श्व स्वर का मतलब होता है जीव का पिछला भाग काम करता है। अगर हम पूछे कि अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, चाहिए कौन बताएगा अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, अग्रस्वर कौन कौन हो जाएंगे, हाँ बताइए, प्रियांशु। हाँ, ई, ए, ए है। इसी तरह पूछे कि मध्य स्वर में क्या आ जाएगा, चलिए आप बताइए अतुल। क्या आ जाएगा मध्य में, केवल और। अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों में क्या आ जाएगा, चलिए हिमांशु बताया क्या, आ, ई, ए और गलत, क्या है गलत। जब ये देखिए आ,
ओ, और चंद्र बिंदी, ये आ जाते हैं। ये एक अलग से आ जाता है, लेकिन बहुत सारे किताबों में आपके और बहुत सारे किताबों में केवल आपके जो 11 है उसी की बात की जाती है। ये थोड़ा सा लेवल हाई है कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठे तो ये भी जान ले कि ये भी आता है। ठीक है, ये ऐसे भी आपके लेवल से हाई हो, बड़ा हम खुद ही पढ़ा रहे हैं कि ये चीजें अगर पढ़ लिए तो 8वीं 9वीं 10वीं तक आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ तुम्हें ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किताब खोल के पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तब बताना। आगे कहना कि सर आप तो, हम उस समय पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि ग्रामर खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने गलत पढ़ा दिया। आप भी आप लोग भैया लोग हमसे आप कहते हैं नवोदय में पढ़ते हैं, विद्या ज्ञान पढ़ते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि सर अपना नोट्स दीजिए। हमने नोट्स कभी बनाया ही नहीं, आप खुद ही नोट्स बनाइए। इस चीजों को हमने बता दिया, इस पैटर्न पे आपको रख दिया। यार जीव के आधार पे किसी को दिक्कत है? ये संख्या इसमें स्पष्ट हुई। चले आगे। अब अगला जो हमारा है, बढ़ गई, अगला जो हमारा है मुख्य द्वार खोलने के आधार पे। मुख्य द्वार खोलने के आधार पे, मुख्य द्वार खुलने के आधार पे, यानी कि द्वार को क्या कहते हैं, विवर भी कहा जाता है। मुख्य विवर के आधार पे, मुख्य द्वार यानी कि मुख्य विवर खुलने के आधार पे। तो यहाँ पे जब देखा जाता है तो यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 4 हो जाती है। विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, और सम्मिलित स्वर और सम्मिलित स्वर। अब यहाँ पे बात करें हम परिभाषा की। वृत्त स्वर, विपरीत स्वर में क्या होता है? स्पष्ट जानना है कि विपरीत स्वर में होता क्या है? गोलाकार। वृत्त क्या हो? गोलाकार हो, गोलाकार हो। और विपरीत में, विपरीत स्वर में क्या होगा बताइए? गोलाकार होगा। हम कंफ्यूज करेंगे, आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। हाँ, विपरीत स्वर में क्या होता है? मुख द्वार खुलता है। और जो चीजें हम कंफ्यूज कर रहे थे वो क्या था? नहीं बताएंगे, बता दिए तो फिर जान जाएंगे। चलिए, अब ये क्या हो गया? जिसमें मुख्य द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विपरीत स्वर। तो चलिए इसमें बताएंगे, प्रकाश भैया बताएंगे कि बताइए उसकी संख्या कितनी है प्रकाश जी? कौन सा? आ। विपरीत स्वर में क्या आ जाता है? और विपरीत स्वर किसी ने कौन बताएगा? आदित्य बताएंगे। और विपरीत स्वर पहले तो आप इसको परिभाषा बताइए भैया। जिस स्वर को उच्चारण करते समय मुख्य द्वार हाँ, जिस स्वर को उच्चारण करते समय आधा पिता क्या कहते हैं? और विपरीत स्वर कहते हैं। तो चलिए बताइए, और विपरीत स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं वो आप बताएंगे। ये क्या नाम है इनका? सुमित भैया बताएंगे। चलिए भैया बताइए। उनकी संख्या 4 है। हाँ, हाँ, क्या बताया इन्होंने? 4। आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, और चंद्र बिंदी आ गया। ये 4 किसकी संख्या हो जाती है? और स्वर के आ जाते हैं। अब आते हैं, बैठ जाइए, रीलिमा बताइए। चलिए रीलिमा बताइए, आप बताइए और सम्मिलित स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद, हाँ, जिन स्वरों को उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? और सम्मिलित स्वर कहते हैं। तो और सम्मिलित स्वर की संख्या कितनी होती है? स्नेहा बताएंगी। खड़े हो जाएंगे स्नेहा जी। 4 होती है। देखिए खूब पढ़ी है ना जी? अरे बबनी, थोड़ा घर पे किताब उतार भी खोल लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो। जो सारे बताओ, और सम्मिलित स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ देखियो, यो खूब पढ़ी है। चलो उधर से, हाँ अभिजीत भैया बताए। हाँ वेरी गुड। क्या होता है? ए और ओ क्या हो जाता है? और सम्मिलित स्वर हो जाता है। चले बैठ जाइए। चलिए स्नेहा बताएंगे सम्मिलित स्वर किसे कहते हैं?
उच्चारण में पूरा भाग जैसा है। हाँ, तो चलिए इसमें बताएंगे प्रियांशु, इसकी संख्या कौन कौन सी है? कौन? ई ई उ उ। हाँ, ई ई ओ ओ, ई ई ओ ओ, ई ई ओ ओ। पूरा क्या होता है? मनुष्य रहता है। और इस तरीके से हमारे मुख्य द्वार खोलने के आधार पे भी स्वरों की संख्या को हम लोगों ने देख लिया, परिभाषा सहित थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। चलिए आगे। अगला क्या है? ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे क्या होते हैं? अवृतमुखी और वृत्तमुखी। तो अवृतमुखी मतलब कौन बताएगा परिभाषा? चलो आदित्य बाहुबली बताएंगे हमारे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ या गोलाकार नहीं होते उन्हें अवृत। हाँ, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, गोलकार नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवृतमुखी कहते हैं। तो सुमित बताइए, नहीं शिवम बताएंगे, भाभी जी से बैठे हुए। चलिए बताइए इसकी संख्या कौन कौन सी? अ आ ई ई ए हाँ। ऐ। क्या सही है? हाँ? अ आ इ ई ए ऐ, अ आ इ ई ए ऐ, अ आ इ ई ए ऐ। बोलुआ नहीं हुआ। चलिए इसी तरीके से हमारा क्या होता है? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी में क्या हो जाएगा? चलिए स्नेहा बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ दीर्घमुखी या गोलाकार होते हैं उसे वृत्त। हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? चलिए विकास बताइए, इनकी संख्या कितनी है? बढ़ जैसे हो। उ उ ओ ओ। हाँ, ओ उ ओ और अर्धचंद्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चले आगे। अगला देखिए, अगला हवा के नाक के मुंह से निकलने के आधार पे स्वरों के भेद। हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं भैया दो। एक को कहा जाता है नीरुनासिक या मौखिक स्वर, और दूसरे को कहा जाता है अनुनासिक। तो चलिए हिमांशु बताएंगे नीरुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसे नीरुनासिक। चलिए तो शिवम बताइए, अभिजीत बताएगा। अभिजीत, चलिए अभिजीत बताइए कि संख्या कौन कौन सी? ओ आ हाँ, वेरी गुड। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हवा केवल क्या से किससे निकले? मुख से निकले। इसमें क्या हो जाएगा? अ आ ई, अ आ ई। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? चलिए शिवम बताइए परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है उसे। हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा अधिकतर पूछा नहीं जाता है, लेकिन 8वीं 10वीं तक जब भी पढ़ते रहेंगे परिभाषा आपसे पूछा जाएगा। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, परिभाषा थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है। अगर बच्चा शुरू से पढ़ा हुआ है तो वो हिंट करके पकड़ लेता है। आगे इम्पोर्टेंट है, देखिए आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे, हिंदी पे उतना आज के समय में उतना एजुकेशन सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, फोकस नहीं दिया जा रहा है। आज का पूरा सोसाइटी क्या चाहता है? इंग्लिश। आपके पिताजी भी, आपके मम्मी जी भी, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब क्या चाहते हैं? इंग्लिश। लेकिन हमें इंग्लिश के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय भाषा की मर्यादा को भी बचा के रखनी है, नहीं तो पता चलेगा ये वो भैया का हो जाएगा, संस्कृत जैसा हाल हो जाएगा। जैसे हम लोग संस्कृत को नहीं बचा पाए, आज की डेट में हम लोग को खुद ही संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, टीचर संस्कृत के नहीं मिलते हैं। जब संस्कृत के टीचर नहीं मिलेंगे तो बताइए बच्चों कैसे पढ़ेंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो केवल एग्जामों में केवल रख दिया गया कि संस्कृत आ रहा है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो जितने भी आपके इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय हैं उसमें संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। केवल प्राथमिक विद्यालय उसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, रख दिया गया है। टीचर भी भाई क्वालिफाइड होके जाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे जाकर पढ़ते हैं? आप लोग खुद जाएंगे सरकारी स्कूल में? पढ़ेंगे? जाएंगे? पढ़ेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है।
देखिए यहाँ पर ये हाल है, भारत की ऐसी स्थिति है, लेकिन अदर देशों में ना, अदर कंट्री में बात किया जाए तो सरकारी स्कूलों को बेहतर रखा गया है। शिक्षा पे अगर हमारा भारत या कोई भी देश अगर अपने जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो वो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे देश में कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे शिक्षा को बर्बाद करने की नींव जितनी तरीके से बर्बाद किया जा सके उतना कर दिया जाए। अंधभक्त का है या अंधविश्वास का है, हमें किसी पे अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, अपने एजुकेशन में विश्वास नहीं होता है, और धड़ाधड़ क्या होते हैं, चलते जाते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है। समझ में आया? आप यहाँ पे नीलुनासिक में क्या आ जाए, अनुनासिक में कौन से स्वर आ जाएंगे? चलिए बताइए, बढ़ जाइए आप। हाँ, आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी लगाइए, ई के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी लगाइए, चल जाएगा। ऊ के भी ऊपर लगता है अर्धचंद्र बिंदी, चंद्र बिंदी लगता है, ये क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। इनका उच्चारण होता है नाक दोनों से होता है। अब यहाँ है भूसत्व के आधार पे, भूसत्व के आधार पे स्वरों के भेद के बारे में बात करें तो क्या इसके बारे में कोई बता पाएगा? चलिए बताइए प्यार। होता है स्वतंत्रियों में कंपन, जब स्वतंत्रियों में कंपन होता है सगोर ध्वनि उत्पन्न होती है, सभी स्वर सगोर ध्वनि। हाँ, इसमें कोई भेद नहीं होता। यहाँ पे सीधे जानिए कि घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में कंपन। अब ये कितने बच्चों का नहीं जान रहे होंगे कि स्वतंत्री क्या होता है? तो स्वतंत्री का मतलब आपका कंठ होता है, और जब भी हम कोई स्वर बोलते हैं तो अपने कंठ के अंदर क्या होता है? कंपन होता है। और कंपन स्वतंत्रियों में कंपन है। जितने भी स्वर होते हैं कहाँ से होते हैं? कंपन से ही आते हैं। ये किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं। तो इसलिए घोषत्व के आधार पे स्वर कितने हैं? यानी कि सारे के सारे घोषत्व के, यानी कि जितने भी हैं केवल क्या है? सघोष स्वर है। सघोष स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, घोष नहीं होते हैं। याद रखिएगा, स्वर केवल क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब यहाँ है प्राण तत्व के आधार पे स्वरों के भेद, जो हमारा क्या है? अंतिम है आज का। चलिए हमारे बाहुबली बताएंगे, हमारे क्लास के बाहुबली। प्राण का अर्थ होता है हवा। अरे भैया, थोड़ा समोसा खिला से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा पढ़ाई हो कर लिया कर। समोसा बहुत खाता है। बताइए, ये पढ़ाई है अच्छी लग रही है? चलिए सारे बताइए। प्राण का अर्थ है हवा। उनके उच्चारण में अल्प प्राण होते हैं। ये बताइए, और जीत बताएगा। अच्छा, छुट्टी मना रहे थे। चलिए अतुल बताएंगे। ये स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से हल्का निकले से अल्प प्राण करेंगे। अच्छा, जिन प्राण का अर्थ होता है क्या? स्पष्ट तरीके से अभी कोई नहीं बता पाया। हिमांशु चल। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। हाँ, प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा। हम ढूंढते हैं हमारे अंदर क्या है? प्राण है। प्राण मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो भी ध्वनियां निकल रही है, किसके कारण निकल रही है? किसके वजूद के कारण निकल रही है? तो हवा के कारण निकल रही है। तो ये जो स्वर होते हैं, सभी के सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। और इसी के साथ ये हमारा क्लास स्वाहा। अब समझ में आ गया कि बबुआ पेड़ कैसे बनाना है? सभी चीजों को कंप्लीटली कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, व्यंजन को शुरू करेंगे, पार्ट वाइज शुरू करेंगे, छोटे छोटे पार्टों को समझते हुए। क्योंकि अभी भैया आप लोग क्या है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बंदर है। क्या बच्चे इक्वल टू बंदर? जैसे बंदर होता है नकलची, वैसे हमारे बच्चे भी क्या होते हैं? नकलची। तो नकल करना है लेकिन अकल से।